अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं आप सब लोगों को मिस लिटरेचर चैनल पर वेलकम करती हूं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लुइस ए मोंट्रोज, और साथ में हमने हिडन वाइट के एलिंडा हिचन के कॉन्सेप्ट को जो है वो हमने डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम लुइस ए मोंट्रोज को कॉन्सेप्ट को जो है वो देख लेते हैं। इससे पहले मैंने न्यू हिस्टोरिसिज्म के ऊपर और स्टीफन ग्रीनब्लेट का जो कॉन्सेप्ट है सेल्फ फैशनिंग का, उस पर जो है मैंने वीडियो बनाई हुई है। अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो आप जो है वो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगी, आप लोग वहां से देख सकते हैं। सबसे पहले लुइस ए मोंट्रोज को जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। तो लुइस ए मोंट्रोज जो थे, उनकी बायोग्राफी पहले देख लेते हैं। उनका फुल नेम था एड्रियन मोंट्रोज, जो कि एक अमेरिकन लिटरेरी थियोरिस्ट भी थे और एकेडमिक स्कॉलर भी थे। और इन्होंने जो थी वो अपनी अकेडमी को जो था वो 2010 के अंदर जो था वो वहाँ से रिटायरमेंट ली थी, क्योंकि वो फोटोग्राफर का जो अपना करियर था वो स्टार्ट करना चाहते थे। इसके अलावा उनकी जो स्कॉलरशिप्स थी वो हमें उनकी लिटरेरी हिस्टोरिकल थेरोटिकल टॉपिक्स और जो इश्यूज थे उनके ऊपर ज़्यादातर उनका फोकस था। एंड सिग्निफिकेंटली शेप्ड कंटेम्प्रेरी स्टडीज ऑफ रेनेसांस पोएटिक्स, इंग्लिश रेनेसांस थिएटर्स एंड एलिजाबेथन वन। अब उनके जो रेनेसांस पोएटिक्स थी और इंग्लिश रेनेसांस थिएटर्स जो थे और एलिजाबेथन वन, उनकी जो कंटेम्प्रेरीज जो स्टडीज़ थी उनको जो था इन्होंने शेप दिया था। और इसके अलावा जो लुइस ए मोंट्रोज हैं, वो जो थे वो न्यू हिस्टोरिसिज्म के अंदर उनका बड़ा इंपॉर्टेंट नेम आता है। उन्होंने जो था वो न्यू हिस्टोरिसिज्म के अंदर एक उनकी जो इम्पोर्टेंट कोटेशन है वो आज जो है वो हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि न्यू हिस्टोरिसिज्म क्या है। न्यू हिस्टोरिसिज्म वाले जो थे वो टेक्स्ट को इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल और जो कल्चरल वैल्यूज़ थी उसके लिहाज से टेक्स्ट को जो थे वो रीड करते थे। अब जो है इनकी जो स्टडीज़ थी वो स्पेशली तौर पर जो अर्ली मॉडर्न इंग्लिश लिटरेचर और जो कल्चर्स थी उनके ऊपर जो थी वो अप्लाई की गई थी। इसके अलावा जो लुइस ए मोंट्रोज थे वो प्रोफेसर थे इंग्लिश लिटरेचर के, और जो यूनिवर्सिटी थी वो कैलिफोर्निया थी, सैन डिगो। और एक और इम्पॉर्टेंट बात जो कि मैं यहाँ पे ऐड करना भूल गई थी वो ये थी कि ये इन्होंने अपना करियर जो था वो फ़ोटोग्राफी का स्टार्ट किया था। तो उसमें जो था 2010 के अंदर इनको अवार्ड भी दिया गया था इनकी फ़ोटोग्राफी की वजह से। तो अब जो है वो हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं लुइस ए मोंट्रोज को जो है एज अ न्यू हिस्टोरिसिस्ट। तो लुइस ए मोंट्रोज के जो थे वो वर्क जो थे वो दो ज़्यादातर फेमस हैं, जो कि यहाँ पर तो ऐड नहीं है, मैं वैसे आप लोगों को बता देती हूँ, आप वैसे लिख लीजिएगा। एक तो जो था वो मिड समर नाइट ड्रीम, और दूसरा जो था वो शेपिंग फैंटेसीज ऑफ एलिजाबेथन कल्चर। ये इनके दो इम्पॉर्टेंट वर्क थे, ये आप लोग लिख लीजिएगा, मैंने यहाँ पर जो थे वो ऐड नहीं थे किए। तो अब जो था वो उनकी जो इम्पोर्टेंट टर्म की मैं बात कर रही थी वो अब हम देख लेते हैं। लुइस ए मोंट्रोज ने न्यू हिस्टोरिसिज्म को डिस्क्राइब किया है कि अ रेसिप्रोकल कंसर्न विद द हिस्टोरिसिटी ऑफ टेक्स्ट एंड द टेक्सचुअलिटी ऑफ हिस्ट्री। ये उनकी एक इम्पॉर्टेंट कोटेशन है जो कि न्यू हिस्टोरिसिज्म के अकॉर्डिंग है। अब इसके अंदर जो उन्होंने कहा है रेसिप्रोकल कंसर्न है हिस्टोरिसिटी ऑफ टेक्स्ट एंड द टेक्सचुअलिटी ऑफ हिस्ट्री। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि हिस्टोरिसिटी ऑफ टेक्स्ट क्या है। तो हिस्टोरिसिटी ऑफ टेक्स्ट जो है वो हमें शो करता है सोशल और मटेरियल एम्बेडिंग ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ राइटिंग, कि इसके अंदर हमें सोशल और मटेरियल टाइप की तमाम राइटिंग जो थी वो मिलती है। मटेरियल्स मीन मटेरियलिज्म। जो न्यू हिस्टोरिसिज्म वाले थे वो मटेरियल कंडीशंस को जो थे वो बड़ा सीरियसली लेते थे, और वो सोचते थे कि ये जो कंडीशंस हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है लिटरेरी वर्क्स के अंदर, ये किस तरह जो है वो प्रोड्यूस होती हैं और कंज्यूम होती हैं थ्रू ऑडियंस। अब ये बात आप लोगों को समझ आ गई। और ये जो सोशल और मटेरियल है ये रीडिंग और राइटिंग के थ्रू जो है वो हमें शो की जाती है। अब जो टेक्सचुअलिटी ऑफ हिस्ट्री है वो देख लेते हैं। उन्होंने बताया है कि इसके दो एस्पेक्ट्स हैं कॉनोटेशंस के। कॉनोटेशंस मीन मीनिंग। उसका एक मीनिंग जो उन्होंने बताया है कि वी कैन नॉट गेट एक्सेस टू ऑल टू अ फुल and authentic past to a lived material existence which is not mediated by surviving text traces of the society in question, and the surviving textual traces are preserved and affected to some extent। अभी यहाँ पे क्या बताया गया है कि जो हमारे पास पास्ट है वो ऑथेंटिक वे में नहीं है, और ना ही हम उसके बारे में एक्सेस हासिल कर सकते हैं, क्योंकि डिफरेंट राइटर्स जो थे वो डिफरेंट तरीके से जो है वो हिस्ट्री को जो है वो प्रेजेंट करते हैं। जैसे मैंने आपको न्यू हिस्टोरिसिज्म का जब हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था तो उसमें हमने दो व्यूज़ देखे थे जो कि न्यू हिस्टोरिसिज्म ने बताए थे। उन्होंने कहा था एक व्यू पॉइंट होता है नरेटर का, दूसरा होता है हिस्टोरियंस का।
वो जो थे वो नरेटर के पॉइंट ऑफ व्यू को प्रेफर करते थे, क्योंकि जो नरेशन का पॉइंट ऑफ व्यू होता है उसके अंदर राइटर्स जो थे वो दो डिफरेंट कंट्री से बिलोंग करते होते हैं। फॉर एग्जांपल हम ये कहें कि एक राइटर जो है वो पाकिस्तान से है, दूसरा जो है वो इंडिया से है। तो जो पाकिस्तान वाले हैं वो पाकिस्तान की हिस्ट्री को और तरह से एक्सप्लेन करेंगे। फॉर एग्जांपल हम पार्टीशन की बात कर लेते हैं, तो पार्टीशन की हिस्ट्री को जो है वो और तरह से एक्सप्लेन करेंगे, और जो इंडिया वाले हैं वो अपनी हिस्ट्री को जो है मतलब पार्टीशन की जो हिस्ट्री थी उसके अकॉर्डिंग अपने लिहाज से उसको एक्सप्लेन करेंगे। मतलब कि कंट्री टू कंट्री जो है वो नरेशन जो है वो चेंज होती है। दूसरी बात हमने यहाँ पे की थी हिस्टोरियंस की। हिस्टोरियंस क्या करते हैं कि जो अपने लिहाज से जो उनका टेस्ट उनको अच्छा लगता है, या ये कह लें कि जो वो हिस्टोरियंस होते हैं वो उनको जो लगता है कि जो पास्ट का जो इम्पोर्टेंट वर्क है उसके ऊपर क्रिटिसाइज़ करते हैं, या फिर उनको लगता है कि ये वर्क उनका फेमस होगा, वो उसको उठा के उसमें तो कुछ तब्दीली करके वो अपने लिहाज से उसको कह लें कि एक्सप्लेन कर देते हैं। तो वो ये क्या था, न्यू हिस्टोरिसिज्म वाले जो थे इस कॉन्सेप्ट को जो थे वो रिजेक्ट करते हैं। वो जो था नरेशन का जो पॉइंट ऑफ व्यू है कि डिफरेंट राइटर्स जो थे वो डिफरेंट कंट्रीज से बिलोंग करते हैं, तो इस वजह से उनकी जो नरेशन पॉइंट है वो डिफरेंट होंगे, तो वो जो व्यू पॉइंट ऑफ नरेटर है उसको जो थे वो प्रेफर देते थे। On the other hand, the scholars who profess the humanities are based on their descriptive and interpretive text use those preserved traces to compose the documents selectively। अब यहाँ पे भी वही बात है जो मैंने historians वाली की है कि वो जो documents हैं वो selective तौर पर करते हैं। जो उनका जो interpretive text है या जो फिर जो descriptive text है वो उनके जो किस चीज़ के ऊपर बेस करते हैं कि जो उन्होंने जो ट्रेसेस लिए हैं हिस्ट्री से वो उन्होंने अपना डॉक्यूमेंट जो है वो सिलेक्टिव तौर पर अपना उन्होंने चूज़ किया है। मतलब उनको जिस चीज़ पे अपना प्रॉफिट नज़र आएगा, उनको लगेगा कि ये हमारा वर्क फेमस होगा, वो उस चीज़ को जो है वो सिलेक्ट करेंगे। अकॉर्डिंग टू लुइस ए मॉन्ट्रोज, हिस्ट्री इज़ नॉट सेट ऑफ फिक्स्ड ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स बट द कंसीव्ड एंड इंटरप्रेटिव टेक्स्ट। क्या है कि लुइस ए मॉन्ट्रोज का कहना है कि हिस्ट्री जो है वो सेट ऑफ फिक्स नहीं है। मतलब क्या है, हमारे पास जो हिस्ट्री है वो फिक्स्ड फॉर्म में नहीं है, हर किसी ने अपने लिहाज से जो है वो हिस्ट्री को एक्सप्लेन कर दिया है। अब जो है न्यू क्रिटिसिज्म वाले क्या कहते थे कि इसके अंदर ऑब्जेक्टिव होती है, मतलब एक वर्क जो है उसको ऑब्जेक्टिव होकर लिखना चाहिए, उसके अंदर ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स आने चाहिए। तो ये जो न्यू हिस्टोरिसिज्म वाले हैं वो रिजेक्ट कर देते हैं, कहते हैं जितना मर्जी कोई ऑब्जेक्टिव वर्क हो उसके अंदर कहीं ना कहीं एक राइटर जो है अपना सब्जेक्टिव पॉइंट जो है वो दे जाता है। बट द कंसीव्ड एंड द इंटरप्रेटिव टेक्स्ट क्या है कि जो इंटरप्रेटिव टेक्स्ट होता है और कंसीव किया होता है। इसके अलावा फर्दर मोर ऑल द टेक्स्ट आर कंसीव्ड डिस्कोर्स विच कंसिस्ट ऑफ द वर्बल फॉर्मेशन ऑफ एन इरा। क्या है, टेक्स्ट जो है उसको कंसीव किया जाता है एज अ डिस्कोर्स की तरह, जो कि कंसिस्ट होता है वर्बल फॉर्मेशंस पर उस इरा के। एलन वाइट जो थे वो खुद को जो थे वो न्यू हिस्टोरिसिस्ट जो थे वो नहीं थे मानते। वो उनकी जो एकेडमिक थॉट्स थी हिस्ट्री की वो सिमिलर थी न्यू हिस्टोरिसिज्म के। उनकी जो सिस्टमैटिक रिसर्च थी मेटा हिस्ट्री थ्योरी की वो जो थी एक कह लें कि सॉलिड थ्योरेटिकल फाउंडेशन थी न्यू हिस्टोरिसिज्म की। उन्होंने जो था वो कंट्रीब्यूट किया था हिज होल लाइफ टू द स्टडी ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन लिटरेचर एंड हिस्ट्री। अब यहाँ पे क्या है कि उन्होंने अपनी तमाम ज़िंदगी जो थी वो किस चीज़ की रिलेशनशिप को स्टडी किया था, लिटरेचर की और हिस्ट्री की। इसके अलावा हेडन वाइट्स जो थे उनका कहना है कि हिस्टोरिकल वर्क जो है वो एक वर्बल स्ट्रक्चर है इन द फॉर्म ऑफ नैरेटिव प्रोज डिस्कोर्स। कि हिस्टोरिकल वर्क जो है वो एक वर्बल स्ट्रक्चर है, किस फॉर्म में है, नैरेटिव प्रोज डिस्कोर्स की फॉर्म में। He used metonymy, metaphor, synecdoche and irony to interpret the historiography of the 19th century। अब उन्होंने जो था वो 19th सेंचुरी की जो हिस्टोरियोग्राफी है उसको इंटरप्रेट करने के लिए उन्होंने आयरनी को, मेटोनमी को, मेटाफर्स को, सैनेक्डिटी को जो था वो यूज़ किया था, विच शोज़ दैट हिस्ट्री जस्ट लाइक लिटरेचर टेक यूज़ ऑफ रिटोरिक इन द इम्प्लॉटमेंट टू। इम्प्लॉटमेंट होता है मेथड्स फॉर हिस्टोरिकल नरेशन। अब उन्होंने क्या किया कि हिस्टोरियोग्राफी जो थी 19th सेंचुरी की उसको इंटरप्रेट करने के लिए उन्होंने मेटोनमी का, मेटाफर का, आयरनी का और सैनेक्डिटी का जो था वो यूज़ किया था, जिससे इनको शो हुआ कि जो हिस्ट्री है वो सिर्फ एक लिटरेचर की तरह है, जिसके अंदर उन्होंने जो था रिटोरिक को जो था
यूज़ किया था इन द इम्प्लॉटमेंट। इम्प्लॉटमेंट मतलब मेथड्स के तौर पर, हिस्टोरिकल नरेशन के तौर पर। इसके बाद द ऑब्जेक्टिव डिस्क्रिप्शन ऑफ द हिस्टोरिकल इवेंट इज़ इम्पॉसिबल, के जो ऑब्जेक्टिव डिस्क्रिप्शन है, मतलब ऑब्जेक्टिव जो वे में जो किसी वर्क को डिस्क्राइब करना जो है वो हिस्टोरिकल इवेंट को, वो एक इम्पॉसिबल काम है। जिसमें जो था उन्होंने कहा कि रिटोरिक नॉट ओनली डिस्क्राइब बट आल्सो इंटरप्रेट द इवेंट्स, कि ये जो है वो ना सिर्फ डिस्क्राइब करता है बल्कि इंटरप्रेट भी करता है इवेंट्स को। जो चाइनीज़ स्कॉलर है जू गैंग, उन्होंने पॉइंट आउट किया कि हिडन एंड वाइट की जो थ्योरी है कम डाउन इन वन कंटिन्यूस लाइन विद द पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट रिफ्लेक्शन ऑफ द हिस्टोरिकल नरेशन। अब उन्होंने कहा है कि जो हिडन वाइट का जो कॉन्सेप्ट है वो एक लाइन में कवर हो जाता है, कि जो पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट की जो रिफ्लेक्शंस थी वो हिस्टोरिकल नरेशन थी। अकॉर्डिंग टू हिडन वाइट, हिस्ट्री इज़ a narrative account and it is unavoidably figurative, allegorical and fictive। उन्होंने हेड एंड वाइट ने क्या है कि हिस्ट्री जो है वो नैरेटिव अकाउंट है, ये जो है अनअवॉइडेबली जो है वो फिगरेटिव भी है, एलिगोरिकल भी है और नरेशन भी है इसके अंदर। एंड ही होल्ड्स द व्यू दैट not only the relationship of literary text and their cultural and historical context is intertextual, the literary text and the former text are also intertextuality। उन्होंने कहा है कि जो रिलेशनशिप है लिटरेरी टेक्स्ट का और उसका कल्चर का हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट के अंदर, वो सिर्फ इंटरटेक्सुअल नहीं है बल्कि जो लिटरेरी टेक्स्ट और जो फॉर्मर टेक्स्ट हैं वो भी जो है वो इंटरटेक्सुअलिटी है उसमें भी। सिंस हिडन वाइट चैलेंज द अथॉरिटी ऑफ हिस्ट्री, कहते हैं कि जो हिडन वाइट है उन्होंने चैलेंज दिया है जो अथॉरिटी है हिस्ट्री की एज अ साइंटिफिक कोर्स, द पोस्ट मॉडर्न पेड मोर अटेंशन टू हिस्ट्री फिक्टिव सब्जेक्ट, के जो पोस्ट मॉडर्निस्ट जो थे वो ज़्यादातर किस चीज़ के ऊपर अटेंशन देते थे, जो हिस्ट्री फिक्टिव सब्जेक्ट्स हैं उसके ऊपर। इन अ पोइटिक्स ऑफ पोस्ट मॉडर्न, ये वर्क था लिंडा हिचन्स का, जिन्होंने व्यू दिए थे हिस्ट्री एंड फिक्शंस आर डिस्कोर्स इन पोस्ट मॉडर्न राइटिंग, कि क्या है जो हिस्ट्री और जो फिक्शन है वो डिस्कोर्स हैं पोस्ट मॉडर्न राइटिंग के अंदर। एंड दैट द मीनिंग एंड शेप्ड आर कंस्ट्रक्टेड, क्या है कि जो मीनिंग है पोस्ट मॉडर्न के अंदर और जो शेप्स हैं उनकी वो कंस्ट्रक्ट की गई हैं एज अ हिस्टोरिकल फैक्ट्स। जैसे हिस्टोरिकल फैक्ट्स की तरह उनके मीनिंग्स और उनकी शेप्स जो है वो कंस्ट्रक्ट किए गए हैं, इसी तरह पोस्ट मॉडर्न की जो राइटिंग है वो पहले से उनको शेप दिया गया है, उनके मीनिंग जो है वो कंस्ट्रक्टेड हैं अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ नैरेटिव सिस्टम। नैरेटिव सिस्टम के रूल्स के अकॉर्डिंग शी रिवील्स द फिक्टिव नेचर ऑफ हिस्ट्री, उसने जो है वो फिक्टिव नेचर जो थी हिस्ट्री की उसको रिवील किया है। एंड असर्ट्स दैट हिस्ट्री एंड फिक्शंस आर बोथ आइडेंटिफाइड as linguistic constructs and they are highly conventionalized in their narrative forms। अब यहाँ पे क्या है कि लिंडा हिचन ने कहा है कि जो उन्होंने रिवील्स किया है कि जो फिक्टिव नेचर ऑफ हिस्ट्री है, फिक्टिव नेचर मतलब जो नेचर है हिस्ट्री की वो डिपेंड कर रही है अप्रोचेस ऑफ हिस्टोरियंस के ऊपर। Although new historicism is not a unified practice, all the new historicists usually have the same literary criticizing mood, कि जो तमाम न्यू हिस्टोरिसिस्ट थे उनका सेम यही मूड था क्रिटिसाइजिंग का, कि उनके पास ऑथेंटिक वे में पास्ट का है ही नहीं। दे एट फर्स्ट फाइंड आउट एन एनेक्डोट फ्रॉम द इग्नोर्ड रिसोर्सेज, उन्होंने पहले क्या फाइंड किया कि जो एनेक्डोट हैं, मैंने एनेक्डोट के बारे में आप लोगों को पहले भी जो है वो एक्सप्लेन किया हुआ है। एनेक्डोट वो चीज़ें होती हैं जो कि मतलब यहाँ टेल या स्टोरी कह दें, जब एक पर्सन जो है वो अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में या अपने जो लाइफ का जो एक उसकी लाइफ में जो इंसिडेंट होगा उसके बारे में वो बताए, वो होता है एनेक्डोट। उन्होंने कहा है कि जो अगर हमने देखा जाए तो एनेक्डोट जो है वो एक इग्नोर्ड रिसोर्स है, न्यू हिस्टोरिसिज्म वालों ने ये नोट किया था। सच एज अ पार्ट ऑफ द हिस्ट्री इवेंट्स, अ पोएम, द पिक्चर एंड द आर्किटेक्चरल डिज़ाइन। उन्होंने कहा था ये सारे जो इग्नोर रिसोर्सेज हैं जिसके अंदर हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं, पोएम्स हैं और जो पिक्चर्स और जो आर्किटेक्चरल डिज़ाइन है वो सारे जो क्या हैं इग्नोर्ड रिसोर्सेज हैं। एंड देन एक्सप्लोर द डीप इनसाइड एंड मीनिंग ऑफ देम टू रिलेट देम विद देयर रिसर्च। और अब उन्होंने क्या किया है, उन्होंने उसके ऊपर डीप जो था देखा और मीनिंग निकाला उन सब का, और उन सब को जो था वो रिलेट किया उनकी रिसर्च के साथ। Finally,
The new historicists focus on the connection between the costume, cultural situation, and the ideology of the literary work in the composing period, and the text to touch the real traces of the event. Historicism वाले थे वो किस चीज़ के ऊपर फोकस करते थे, जो कनेक्शन था कस्ट्यूम्स का, कल्चर्स का और आइडियोलॉजी थी और जो लिटरेरी वर्क थे उनके ऊपर, और उन्होंने जो था वो टच दिया था जो रियल ट्रेसेस हैं इवेंट्स के उन पर. And new historicist literary practice has the function of constructing the histories of uncover the false face of the grand historical narration which is called frieze. अब यहाँ पे क्या बात की है कि जो न्यू हिस्टोरिसिज्म वाले थे वो जो थे वो कंस्ट्रक्ट करते थे हिस्ट्रीज़ को और उनको अनकवर करने की कोशिश करते थे जो फॉल्स फेस हैं, मतलब जिन्होंने फॉल्स हिस्ट्रीज़ को जो है वो एक्सप्लेन किया हुआ है, और इन सब को जो था उन्होंने नाम दिया था काउंटर हिस्ट्रीज़ का. और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो जो है वो समझ लग गई है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं. अगर आप लोगों को कहीं से भी किसी पॉइंट की भी समझ नहीं लगी तो आप मुझे जो है वो कमेंट बॉक्स में वहाँ से पूछ सकते हैं. वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना जो है मत भूलिएगा. अल्लाह हाफिज़.